हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमएस ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ दीक्षा और आज हम अपने साइंस के नेक्स्ट चैप्टर 6 टिश्यू पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ अ सेल। पिछले चैप्टर में हमने ये बात जानी थी कि हर एक ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट, इवन अमीबा, ठीक है, वो सब सेल से ही बनते हैं। इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शंस, ठीक है। जैसे यूनिसेलुलर मैंने पहले भी बताया था कि यूनि मतलब सिंगल होता है, सेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड वाला ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा, ठीक है, वो भी सारे बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है, उसी सिंगल सेल के बेसिस पे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, इन अमीबा a single cell carries out a movement, intake of food and respiratory gases, respiration and excretion। यानी एक अमीबा वो सब काम करता है जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करता है, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि वो यूनिसेलुलर है तो वो कोई काम नहीं करेगा। तो ये जो आपका अमीबा है वो सिंगल सेल होने के बावजूद वो मूवमेंट करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो पेसिडोपोडिया होता है, यानी उसके फॉल्स लेग होते हैं, ठीक है, यानी वो मूवमेंट करके अपने खाने तक खुद को पहुंचाता है, ठीक है। फूड, इनटेक ऑफ फूड लेता है, रेस्पिरेशन करता है और रेस्पिरेटरी गैसेस उस क्रिएट करता है। इसके अलावा रेस्पिरेशन करता है और एक्सक्रिएशन भी करता है, ठीक है। बट इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियन ऑफ सेल्स, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना हो जाता है बच्चे कि यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड होता है और जो मल्टी सेलुलर होता है वो कई सारे सेल्स का समूह होता है, ठीक है, वो बहुत सारी सेल्स का समूह होता है, ठीक है। इसके बाद बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियन ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल होती है। मोस्ट ऑफ दिस सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट अ फ्यू फंक्शंस। सब सेल्स की अपनी स्पेसिफिक काम होते हैं, सब सेल अपनी अपनी कामों को परफॉर्म करती हैं, ठीक है। इसके अलावा Each specialized function is taken up by a different group of cells। देखिए क्या कह रहा है कि हर एक फंक्शंस को अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर परफॉर्म करती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी जो होती है वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। जैसे ब्रीथिंग हुआ, एक्सक्रिएशन हुआ, किडनी की अपनी परफॉर्मेंस है, हार्ट की अपनी परफॉर्मेंस है, ब्रेन की अपनी परफॉर्मेंस है, ठीक है। सबके स्पेशलाइज फंक्शन होते हैं और सब ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर के अपने अपने पार्ट को प्ले करते हैं। Since these cells carry out only a particular functions, they do it very efficiently, ठीक है। क्या कह रहा है कि ये जो सेल्स होती हैं वो क्योंकि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती है, ये सेल ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती है वो पर्टिकुलर फंक्शन पे फोकस करती है, इस वजह से वो बहुत ही इफिशिएंटली अपने काम को या इफेक्टिवली अपने काम को कर पाती है। जैसे अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो मसल सेल्स, कॉन्ट्रैक्टेड मसल सेल्स जो हमारी होती हैं वो क्या करती है, जो हमारी मसल सेल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना होता है, रिलैक्स मतलब फिर से फैल जाना या रिलैक्स के पोजिशन में आ जाना, टू कॉज अ मूवमेंट, ताकि वो मूवमेंट करे, यानी बार बार सिकुड़ना और बाद में फैलने वाली मूवमेंट वो करती है। नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस, जो हमारी नर्व सेल्स, मैंने पहले ही बताया था कि जो नर्व सेल्स का आपका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे नर्व सेल्स आपस एक में कह सकते हैं कि जैसे कि ट्री ऑफ ब्रांचेस जैसी फैली होती हैं, क्योंकि उनका काम मैंने पहले ही बताया था कि ये छोटी सी छोटी मैसेजेस को ट्रांसफर करती है। लगातार हमारी बॉडी मूवमेंट कर रही, मैं आपको बोल के पढ़ा पा रही हूँ, ये भी क्या कर रहे हैं, नर्व सेल्स की परफॉर्मेंस है। मैं यहाँ देख रही हूँ और देखकर मैं उस चीज को परफॉर्म कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द नर्व सेल्स। ब्लड फ्लो टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, हमारा ब्लड, मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारा ब्लड होता है वो बिल्कुल सर्कुलर होता है। इसके अलावा उसके बीच में जरा सा गड्ढा जैसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी जो डीवीडी होती है, डिस्क जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, वैसा ही आप कुछ समझ लीजिए कि बीच में जरा सा गड्ढा जैसा होता है। वो उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करके ब्लड फ्लो के थ्रू उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर सके। इसके अलावा, ठीक है, फूड हुए, हार्मोन्स हुए, वेस्ट मटेरियल निकालना एंड सो ऑन, यानी ये सारी काम जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। इसके बाद इन प्लांट की बात करें तो जो वेस्कुलर टिश्यूज होती हैं कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ प्लांट टू द अदर पार्ट। देखिए हमारा पौधा का मेन रोल तो यही होता है कि वो वेस्कुलर टिश्यूज की मदद से जो फूड और वाटर होता है उसका इनटेक करना, इधर उधर देना, मतलब कि आप ऐसा समझ लीजिए कि रूट से पानी को ऊपर तक ले जाना और जो खाना ऊपर बन जाता है
क्लोरोफिल की मदद से जो पत्तियां बनाती हैं, उसके बाद वो नीचे जड़ तक भेजती हैं, रूट्स को, स्टीम्स को भेजती हैं, ताकि वो भी न्यूट्रिएंट हो सके और मजबूत हो सके। तो ये एक दूसरे के पार्ट को लेने देने वाला काम प्लांट्स वस्कुलर टिश्यू के थ्रू हो पाता है। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ अ लेबर, यानी जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी जो इंसान और पौधे होते हैं, वो अलग अलग डिविजन्स ऑफ लेबर दिखाती हैं, यानी अलग अलग तरह से अपनी लेबर वर्क को कर पाती हैं। सेल स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन और ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। ठीक है, सेल क्या करती है, वो स्पेशलाइज करती है, यानी खुद को स्पेशलाइज्ड बनाकर एक किसी पर्टिकुलर फंक्शन में ग्रुप बना करके टुगेदर एक फॉर्म बनाती है और इस तरह वो बॉडी में परफॉर्म करती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल, यानी कह सकते हैं, इससे पता चलता है कि जो एक फंक्शन को परफॉर्म करने की परफॉर्मेंस होती है, वो क्लस्टर ऑफ सेल, यानी क्लस्टर मतलब होता है गुच्छा। ठीक है, यानी सेल्स के बहुत सारे ग्रुप्स, यानी गुच्छे में जो सेल्स होती हैं या बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो मिलकर इस काम को कर पाती हैं एट अ डिफिनेट प्लेस इन द बॉडी। ठीक, दिस क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड अ टिश्यू। और जब यही सेल्स आपस में क्लस्टर का फॉर्म ले लेती हैं, ग्रुप्स बना लेती हैं, तो हम इन्हें क्या कहने लगते हैं बच्चे, तो हम इन्हें टिश्यू कहते हैं। इज अरेंज एंड डिजाइन सो एज टू गिव अ हाईएस्ट पॉसिबल इफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये इस तरह से अरेंज होती हैं, डिजाइंड होती हैं, ताकि वो एक पॉसिबल इफिशिएंसी फंक्शंस को दे सके, यानी बहुत अच्छे तरह से अपने पार्ट को प्ले कर सके। ब्लड फ्लोएम एंड द मसल्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। ठीक है, ये सब क्या है, टिश्यूज के एग्जाम्पल हैं। आगे, अ ग्रुप ऑफ सेल दैट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर, यानी सेल्स का वो समूह जो दिखने में एक जैसे होते हैं, एक तरह साथ में काम करते हैं टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। ठीक है, वही आपस में उस अचीवमेंट को जो वो मिलकर करते हैं, वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसे ही टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, वो विद द हेल्प ऑफ अ टिश्यू ही वो परफॉर्म हो पाता है। आगे, आर प्लांट एंड एनिमल मेड ऑफ अ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। अब सवाल उठता है, क्या पौधे और जानवर जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, क्या वो एक ही तरह के टिश्यू से बने होते हैं? तो चलिए जानते हैं। तो देयर आर नोटिसेबली डिफरेंसेस बिटवीन द टू, नोटिसेबल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ स्पष्ट अंतर होता है दोनों में, जैसे कि प्लांट है स्टेशनरी और फिक्स्ड, ऐसा मान सकते हैं कि जो बचपन से पढ़ते आए हैं। अगर डिफरेंसेस की बात करते हैं कि एनिमल और प्लांट में क्या फर्क होता है, ह्यूमंस और प्लांट में क्या फर्क होता है, तो हम हमेशा से एक बचपन से ये चीज सुनते आए कि प्लांट स्टैटिक होता है, स्टेशनरी होता है, फिक्स्ड होता है, जो कि ह्यूमंस जो होते हैं, वो एनिमल्स और ह्यूमंस जो होते हैं, वो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए यही बात लिखी हुई है कि प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, दे डोंट मूव, वो चलते फिरते नहीं है। मोस्ट ऑफ टिश्यू दे हैव आर सपोर्टिव। ठीक है, यानी उसके पास जितने टिश्यूज होते हैं, वो जो टिश्यू होते हैं, वो सहारा देने वाले होते हैं, वो एक दूसरे को सहारा देते हैं। ठीक है, विच प्रोवाइड देम विथ स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, जो ये ऐसा सहारा होता है जो उसे क्या कर पाता है, स्ट्रक्चरल, यानी उसके स्ट्रक्चर को, उसकी संरचना को स्ट्रेंथ यानी शक्ति प्रदान करता है, यानी उसको सपोर्टिव सिस्टम की तरह खड़ा रखने में मदद करता है। मोस्ट ऑफ दिस टिश्यूज आर डेड। ठीक है, ज्यादातर जो इसमें जो टिश्यूज होती हैं, वो मरी हुई होती हैं, अमृत होती हैं। Since dead cells can provide a mechanical strength as easily as live ones। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो डेथ सेल्स होती हैं, वो क्या करती है, एक तरह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती हैं, उसको ताकत देती हैं एज इजिली, बहुत आराम से, एज अ लाइव वंस, जैसे कि एक जिंदा सेल्स दे सकता है, एंड नीड अ लेस मेंटेनेंस। जाहिर सी बात है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो जिंदा सेल्स होती हैं, वो मेंटेनेंस उन्हें ज्यादा जरूरत होती है। जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी आप ऐसे मान लीजिए कि एक नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग है। जैसे अगर लिविंग थिंग में ह्यूमंस और एनिमल्स को ले लें, तो हमें रोज न्यूट्रिशन चाहिए चलने के लिए, हमें रोज कुछ ना कुछ अपने आप को मेंटेनेंस करने के लिए एक्सरसाइज करना होता है, अच्छे से फूड न्यूट्रिशन खाना पड़ता है। इसके अलावा हम अपने माइंड को फ्रेश रखने के लिए गेम करते हैं और बहुत सारी चीजें में इनरोल करते हैं खुद को। ठीक है, लगातार सीखते रहते हैं, मेंटेनेंस बनाए रखते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कोई नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग आप चेयर लीजिए या फिर अपनी अलमीरा ले लीजिए या फिर कोई और चीजें ले लीजिए, तो वो ह्यूमन बॉडी की तरह उन्हें रोज मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। ठीक है, उन्हें कभी कभी हमें उन्हें क्लीन करना होता है या फिर ठीक ठाक कराना होता है, पर उन्हें रोज मेंटेनेंस, उन्हें रोज खाना नहीं खिलाना पड़ता, उन्हें रोज वॉक पे नहीं ले जाना पड़ता, उन्हें रोज कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी नहीं करानी पड़ती। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि जो डेड टिश्यूज होती हैं, वो भी एज अ लिविंग सेल जैसा ही परफॉर्मेंस देती हैं, लेकिन जो डेड होती हैं, उन्हें लेस मेंटेनेंस की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एनिमल ऑन द अदर हैंड की बात करें, मूव, अगर एनिमल्स की बात करें, मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, देखिए वो चलते फिरते हैं खाने की तलाश में, जबकि जो पौधा है वो एक जगह खड़ा होकर अपना खाना बना लेता है। मेट्स एंड शेल्टर, ठीक है, इसके अलावा वो अपने साथी की तलाश करता है, उसे अपने साथी की जरूरत होती है आगे की लाइफ जीने के लिए, इसके अलावा उसे घर की या शेल्टर की भी जरूरत पड़ती है। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट, ठीक है, उन्हें अपने आप को चलाते फिरने के लिए, चलाते रहने के लिए क्या करना पड़ता है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से उन्हें लगातार फूड इनटेक करते रहना पड़ता है अगर हम पौधे से कंपेयर करें तो। क्योंकि पौधा मोशन नहीं करता है इसलिए उसको उस तरह की एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती या जरूरत नहीं पड़ती जैसे एक ह्यूमन और एनिमल को पड़ती है। मोस्ट ऑफ टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग, इसमें जितने भी सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं, ठीक है। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अभी तो एक फर्क हमने देखा मोशन और एनर्जी का, कि किस तरह उन्हें लाइफ को अपने जीना होता है। एक और डिफरेंसेस की बात करें एनिमल और प्लांट में तो इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ, कि वो किस तरह से बढ़ती हैं। एंड द ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स, ठीक है। क्या कह रहा है कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो एक समय पे आकर लिमिटेड हो जाती है, वाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल्स, लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं देखा जाता। देयर आर सम टिश्यू इन प्लांट, प्लांट में कुछ ऐसी टिश्यू होती हैं दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, वो जिंदगी भर बढ़ती रहती हैं। एंड दिस टिश्यू आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन्स, देखिए ये कुछ कुछ हिस्सों में ये लोकलाइज्ड होती है, ये हर तरफ नहीं पाई जाती, कुछ कुछ रीजन्स में पाई जाती हैं। बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ टिश्यू, ये डिपेंड करता है कि उसके डिवाइड होने की कैपेसिटी कितनी है, उस टिश्यू की डिवाइड होने की कैपेसिटी कितनी है, उस पे ये डिपेंड करता है। वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देखिए क्या कह रहा है कि ज्यादातर जो प्लांट टिश्यूज होती हैं वो क्लासिफाइड होती हैं एज अ ग्रोइंग टिश्यू भी कह सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कह सकते हैं, या परमानेंट टिश्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। ये और बीच में लगा हुआ है, तो ये आप फर्क समझ लीजिए कि ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दोनों मतलब एक ही होता है जनरली, और परमानेंट टिश्यू की बात कह रहा है, ठीक है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेल ग्रोथ इन एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म, क्या कह रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं उसमें जनरली जो सेल ग्रोथ होती है एनिमल्स में वो जनरली यूनिफॉर्म मतलब होता है एक जैसा होना, ठीक है। टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज में जैसे भी प्लांट में देख रहा है कि कुछ हिस्सा डिवाइडिंग रेंज में होता है, इसमें लिखा है ना ये लाइन देखिए कि इसमें लिखा है कि टिश्यू इन प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, दिस टिश्यू आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन, यानी सर्टेन रीजन मतलब कुछ हिस्सों में, जबकि एनिमल्स में क्या कह रहा है ये मोर यूनिफॉर्म होते हैं, मोर यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे होते हैं। सो देयर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग, यानी इसमें इस तरह से हम अंतर नहीं कर सकते डिवाइडिंग या नॉट डिवाइडिंग रीजंस इन एनिमल, यानी कि कुछ ऐसा हिस्सा जो डिवाइड होता हो या ना डिवाइड होता हो, ठीक है। तो एनिमल्स में ऐसा जनरली नहीं होता, ये प्लांट में देखने को मिलता है कि कुछ हिस्सा डिवाइडिंग है और कुछ हिस्सा नॉन डिवाइडिंग, यानी कुछ में ग्रोथ हो रही है और कुछ में ग्रोथ नहीं हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The structural organization of organ and organ system is far more specialized and localized in complex animal than even in very complex plant, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जैसे कि इस पे बता रहा है कि ऑर्गन्स का जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है और जो ऑर्गन सिस्टम है वो काफी स्पेशलाइज्ड होता है और लोकलाइज्ड होता है कॉम्प्लेक्स एनिमल में कंपेयरिंग टू द कॉम्प्लेक्स प्लांट। अगर हम कॉम्प्लेक्स कहने का सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि अगर हम एक कॉम्प्लेक्स एनिमल को ले लें और एक हम कॉम्प्लेक्स प्लांट को ले लें तो दोनों में जो फर्क है ऑर्गन्स में, तो वो आपको एनिमल्स में ज्यादा मिलेगा, ज्यादा स्पेशलाइज्ड परफॉर्मेंस मिलेगा, ज्यादा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मिलेंगे, ऑर्गन सिस्टम मिलेगा कंपेयरिंग टू द प्लांट, कॉम्प्लेक्स प्लांट, ठीक है। यानी वही बात कह रही हूँ कि देखिए एनिमल और ह्यूमंस में प्लांट से ये फर्क हो जाता है कि एनिमल ह्यूमंस जो है वो लगातार मूवमेंट करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, इस वजह से इसमें जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स प्लांट से कहीं स्पेशलाइज्ड होता है, लोकलाइज्ड होता है, ओके, ठीक। दिस फंडामेंटल डिफरेंसेस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ, ठीक है। यही जो डिफरेंसेस है बच्चे, यही अलग अलग मोड ऑफ लाइफ को दिखाता है परसुएड बाय दिस टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड, क्योंकि उनका तरीका फीडिंग मेथड क्या है अलग अलग है, ठीक है। ऑल्सो दे आर डिफरेंट अडेप्टेड फॉर अ सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड प्लांट एंड एक्टिव लोकोमोशन ऑन द अदर एनिमल्स, ठीक है। वही बात देखिए यहाँ पर कह रहा है, क्योंकि जो इसकी एक बात कही गई है कि जो पौधा होता है वो गतिहीन होता है, यानी वो चलता फिरता नहीं है, यानी वो एक जगह एग्जिस्ट करता है, इसी वजह से उसमें फर्क होता है कंपेयरिंग टू द लोकोमोटिव, यानी हमेशा गतिशील यानी चलते फिरते रहने वाले एनिमल से काफी अलग होता है, ठीक।
इसी वजह से कंट्रीब्यूटिंग टू दिस डिफरेंसेस इन ऑर्गन सिस्टम डिजाइन, ठीक है, इसलिए इनके ऑर्गन सिस्टम डिजाइन में भी बहुत फर्क देखने को मिलता है। आगे, इट इज विद रेफरेंस टू दिस कॉम्प्लेक्स एनिमल एंड प्लांट बॉडीज दैट वी विल नाउ टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू इन सम डिटेल। ठीक, अब आगे आके बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आते हैं 6.2 पे आ जाइएगा, प्लांट टिश्यू पे। ठीक है, इसमें देखिए 6.2.1 में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बताया गया है। तो देखिए इसमें जार 1 और जार 2 दो डायग्राम्स लिए गए हैं, हाँ दो फिगर्स हैं। ठीक है, इसमें लिखा है कि 2 जार लेना है, उन्हें वाटर से भरना है। टेक 2 ऑनियन बल्ब्स एंड प्लेस इन 1 ईच जार, जैसे दिखाया गया 6.1 में। देखना है कि रूट उसमें किस तरह से ग्रोथ करता है कुछ दिनों बाद। मेजर द लेंथ ऑफ रूट ऑन डे 1, डे 2, 3-4 दिन तक उसे देखना है। कट द रूट टिप ऑफ ऑनियन बल्ब इन जार 2 बाय अबाउट 1 सेंटीमीटर तक काटने की बात कह रहा है सेकंड वाले जार से। आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट इन बोथ द जार एंड मेजर देयर लेंथ ईच डे फॉर 5 days एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन टेबल। ठीक है, लाइक द टेबल बिलो। ठीक है, तो यही आपको ये चीज दिखाना चाहता है कि इनमें ग्रोथ होता है और मेरिस्टेमेटिक क्या है, एक तरह का ग्रोथ टिश्यू है, तो वो लगातार डेवलपमेंट करता रहता है। चलिए, तो द ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑकर ओनली इन अ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। देखिए मैंने पहले भी बताया कि इसके हर हिस्से नहीं बढ़ते, इसके कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो लगातार बढ़ते रहेंगे। जैसे कि आप रूट ले लीजिए, रूट एक ऐसा हिस्सा है जो प्लांट में हमेशा ग्रो करता रहता है। ठीक है, इसके अलावा दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए वही बात, जो डिवाइडिंग टिश्यू होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। अभी ऊपर हम लोग ने देखा था, इज लोकेटेड ओनली एट दिस पॉइंट, वो इसी हिस्सों में पाया जाता है, या मतलब ग्रोथ करने वाले डिवाइडिंग टिश्यू की जगह पे ही पाया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, ये डिपेंड करता है कि वो किस हिस्से में मिलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल। देखिए क्या कह रहा है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो उसके क्लासिफिकेशन बता रहा है कि वो एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी में बटा होता है। New cell produced by meristem are initially like those of a meristematic itself। ठीक है, जो इसमें नया सेल्स बनता है, प्रोड्यूस होता है, वो जनरली अपने पिछले वाले जैसा ही होता है। बट एज दे ग्रो एंड मैच्योर, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, मैच्योर होते हैं, देयर आर कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंजेस, वो बदलता जाता है धीरे धीरे। एंड दे बिकम डिफरेंशिएटेड एज अ कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यू। ठीक है, जैसे आप ये डायग्राम 6.2 का देख सकते हैं, लोकेशन ऑफ ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन अ प्लांट बॉडी। ठीक है, जैसे इसमें आप ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो एपिकल मेरिस्टेम है, बीच का जो हिस्सा है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, और जब सबसे लास्ट वाला है वो लैटरल मेरिस्टेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम जानेंगे एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोथ टिप ऑफ स्टेम। सबसे ऊपर वाले यानी स्टेम के सबसे ऊपर हिस्से को कहा जाता है एंड रूट एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। देखिए एपिकल टिश्यू सबसे ऊपर पाया जाता है स्टेम के, और रूट के हिस्से को कहा जाता है। और देखिए आपको पता है कि प्लांट का स्टेम और रूट का हिस्सा हमेशा इंक्रीज करता रहता है लेंथ में, तो ये एपिकल मेरिस्टेम होता है, ये बात याद रखिएगा। The girth of the stem or a root increase due to lateral मेरिस्टेम या कैम्बियम। ठीक है, क्या कह रहे हैं, स्टेम और रूट जो इंक्रीज करते हैं, एक्सक्यूज मी एक मिनट, ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसमें एक चीज कही गई है कि हाँ देखिए क्या कह रहा है कि जो देखिए गिर्थ मतलब इसका जनरली मतलब होता है परिधि, यानी कि स्टेम और रूट जो इंक्रीज करता है किनारों से, लैटरली जो इंक्रीज कर मतलब इस तरह से वो इंक्रीज करता है बाकी हिस्सों से, उसको लैटरल मेरिस्टेम या कैम्बियम के थ्रू किया जा सकता है। एंड द इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज द मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ द लीफ, यानी सबसे नीचे का हिस्सा, और इंटरनोड होता है ऑन आइदर साइड ऑफ द नोड और अ ट्विग ऑन ट्विग। ठीक है, यानी नीचे के हिस्से को या आपके इस हिस्से को आप कह सकते हैं कि वो लीव्स का जो हिस्सा बेस होता है या इंटरनोड होता है, वो आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। ठीक है, चलिए ठीक है आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। एज द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर वेरी एक्टिव, जैसे इसमें बताया कि इस टिश्यू की जो सेल्स होती है वो बहुत एक्टिव होती हैं। दे हैव अ डेंस साइटोप्लाज्म, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ही डेंस यानी घना होता है। एंड थिन सेलुलोज वॉल होती है, बहुत पतली पतली वॉल्स होती हैं। एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई इसमें पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक टॉपिक और देख लेते हैं परमानेंट टिश्यू का। व्हाट हैपन टू द सेल फॉर्म बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या होता है जब उस सेल का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनती है, तो दे टेक अप अ
स्पेसिफिक रोल एंड लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है, वो बहुत ही स्पेसिफिक रोल देती हैं और वो लूज कर देती हैं अपनी एबिलिटी को, डिवाइड होने की जो एबिलिटी है वो लूज कर देती हैं, ठीक है। इसके वजह से एज ए रिजल्ट क्या इसका निकलता है, दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू, इसलिए वो क्या बन जाती हैं, वो एक परमानेंट या स्थायी टिश्यू बन जाती हैं। देखिए टिश्यू की हिंदी ऊतक होता है, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, जिसके वजह से जब वो परमानेंट टिश्यू बन जाती हैं बच्चे, तो जाहिर सी बात है परमानेंट मतलब होता है कि एक समय पे एक ही जैसा हो जाना, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी परमानेंट शेप बन जाती है, साइज बन जाती है एंड अ फंक्शन भी उनकी एक जैसी हो जाती है, इज कॉल्ड अ डिफरेंशिएशन एंड सेल ऑफ अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म अ डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो क्या करती है, उसकी जो सेल्स होती हैं वो इस तरह से अपने आप को फॉर्म करती है, बनाती हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू को जन्म देती है, ठीक है। तो ये सेक्शन ऑफ स्टेम दिखा रहा है, ये फिगर हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उस तरह से हम इसको समझते जाएंगे, ठीक है। तो आज हम अपने इस चैप्टर का को यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम सिंपल परमानेंट टिश्यू, नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल परमानेंट टिश्यू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, और अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइए, अपने रिव्यू मुझे दीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी बेसिस पे मैं आगे अपने परफॉर्मेंस को और अच्छा कर सकती हूँ, या मैं और अच्छे से तैयारी करके आपको इन चीज़ों के बारे में समझा सकती हूँ, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और लाइक करिए। थैंक यू।